तो जेई डबल मेन 2025 अप्रैल 4 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया था, सो इसको अभी ठीक कर लेते हैं। सो इसको देखिए थोड़े ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, उस मैग्नीफिकेशन इज दिस मच। सो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन मीन्स ये कॉनकेव मिरर है। सो यदि मैं इसका थोड़ा सा रफ सा डायग्राम लो यहाँ पे, तो ये देखिए, आप इसका डायग्राम बना देते हैं थोड़ा रफ सा। ये आ गया कॉनकेव। सो यहाँ की प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, से दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इसमें आप बताइए कि इसमें देखो ना, मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1 है, देखो। सो इमेज का साइज़ स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ से। सो वो दो ही कंडीशंस में होता है अभी, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनता है फोकस पे, और अब यहाँ पॉइंट साइज़ तो है नहीं, पॉइंट साइज़ का बनता है फोकस पे। सो बियॉन्ड सी है आपका ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ऑब्जेक्ट से, तो इमेज यहाँ जैसे बनेगा सी और एफ के बीच, ये वाला केस है ये, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका रहता है यू, ठीक है जी, ये हो गया यू। और ये है आपका इमेज, ये वाला इमेज का डिस्टेंस रहता है वी, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट दिया 30 सेंटीमीटर। सो ये आपका है ऑब्जेक्ट और ये है आपका इमेज, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सो यदि आप यहाँ देखें तो आपका मैग्नीफिकेशन 1/3। सो मैग्नीफिकेशन मीटर्स में रहता है आपका -v/u, and that is given 1/-1/3। so minus will get cancel and you will get, यहाँ से आप चाहे u निकाल लीजिए चाहे v निकाल लीजिए, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से u निकालूँगा इट विल बी 3v, ठीक है जी। अब आपको ये देखिए इस डायग्राम में कि इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ देखूँ तो 30 प्लस v हो जाएगा u के इक्वल, ठीक है। तो मतलब u हो जाएगा 30 प्लस v, ये देखिए टोटल u है ना, और नीचे ये इमेज तक का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 और आगे क्या है इमेज डिस्टेंस v। तो यहाँ तो u की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 3v, तो आएगा 30 प्लस v, ठीक है जी। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 30, सो v इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आएगा 15 सेंटीमीटर। अब इस v की वैल्यू को यहाँ भर दीजिए, देयरफॉर u आ जाएगा आपका 3 × 15 एंड दैट विल बी 45 सेंटीमीटर। अब देखो ना, अब आपके u और v निकल चुके हैं। सो दिस इज़ योर v एंड दिस इज़ योर u, ठीक है। अब सिंपल, बिकॉज ये आप फोकल लेंथ पूछ रहे हैं तो फोकल लेंथ मिरर का मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। सो अब u और v को जो आपने डाटा पुट करना है वो भी तो कन्वेंशन करना है। अब इसमें आपको पता है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम p। सो u और v लेफ्ट साइड को ये दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये वैल्यू नेगेटिव भरनी है आपने ये दोनों। तो u इज़ -45, दिस इज़ u, नेगेटिव साइन लगाना, इनटू माइनस दिस इज़ v -15 एंड नीचे -45 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, देखो आपके पास f इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। सो ये 45 इंटू 15 अपॉन -60, ये सो ये आ गया। इस माइनस को आप यहाँ लगा दीजिए, सो ये आ गया आपका 60 है, ये 15 4 60, तो ये आ गया -45 अपॉन 4। बिकॉज कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो जब आप इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके साथ नेगेटिव साइन आना बहुत ज़रूरी है। सो एफ इज इक्वल टू, सो इसको कर लेंगे -4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 4 2 जा 8 एंड 2 5। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो ये था सिंपल, कोई टफनेस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सो ये था मॉर्निंग शिफ्ट का। आप देखते हैं कुछ इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन, जो 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ये देखिए आप। सो ये क्वेश्चंस भी इतना टफ नहीं थे, कोई सिंपल ही था। सो उसको देख लेते हैं आप। तो यहाँ रख देते हैं अपने आप को।
सो यहाँ से आप ये देखिए क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स ऑन ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग आज लेवल एज ABCD। ठीक है, ये जो रिंग है आपका ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है भी। ठीक है, सो इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेट अस चेक। ठीक है, ये AB इज इक्वल टू BC, AB ये आ गया, BC ये आ गया एंड CD सारे इक्वल हैं अभी। ठीक है, क्वाड्रेंट्स बन गए सारे ये। ठीक है, बन गया सर्कल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट BC, यदि ये BC सेगमेंट ये दिख रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर को बोलते हैं, सेंटर O पे E दी जा रही है। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ABC, तो ABC की कितनी होगी ये पूछ रहा है। इसकी E दी जा रही है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसको लॉजिक से कर दो। देखो फटाफट, ये इसमें क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें। यदि आपका ये वाला है यहाँ पे, ये BC सेगमेंट ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ मेरे को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे जाएगी। से इट इज़ ई के दिए हुआ है, ई शायद ये दिया हुआ है, इसका जो मैग्नीट्यूड ई है, डायरेक्शन मैंने मार्क कर दी। ठीक है, सो यदि सिमिलरली यदि मैं ए बी पोर्शन की भी देख लूँ तो ये ए आपका ए बी पोर्शन है ये वाला, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डायरेक्शन जाएगी ऐसे। ठीक है, अभी दोनों हो गई 90 डिग्री पे और दोनों सेम है तो दी हुई है सेम, क्योंकि ये सेगमेंट ही सेम है तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सो यहाँ ई, तो रिजल्टेंट फील्ड जाएगी इसकी इधर को, तो रिजल्टेंट फील्ड को ई डैश बोल देते हैं। तो ई डैश इसमें हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हैं तो रिजल्टेंट भी उनका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ जाएगा ई स्क्वेयर प्लस 2EE कॉस ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। सो भी इसमें सिंपल रहता है कि ई डैश इज इक्वल टू कॉस 90, 0 हो गया। ई इसका 2E स्क्वेयर ही बचा यहाँ से √2E ये आ गया। अब ये देखो, ये जो मैंने पूरा घुमा दिया ये सारा, ये तो आपका पूरा सेगमेंट, ये तो सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, सेमी सर्कल बन गया, तो फिर इसकी पूछ रहा है वो, इसकी पूछ रहा है इसकी पॉइंट ओ पे, तो इसकी पॉइंट ओ पे यही होगी, ये इधर को ई डैश, और ई डैश मैंने निकाल दी तो √2E, तो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, सो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। चलते हैं आगे और अगला देखते हैं भी क्या है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन और इसमें एक डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग मोशन में है। सो ये देखिए, तो उसको अब रीड करते हैं भाई। ये आ गया आपका क्वेश्चन और ये है आपकी डिस्क इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, स्पीड ऑफ टॉप पॉइंट इज 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अभी प्योर रोलिंग है तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो रोलिंग मीन्स बॉडी जो है वो बेसिकली दोनों तरह की मोशन है, उसमें ट्रांसलेशनल भी है और मतलब लीनियर मोशन भी है और दूसरी रोटेशनल मोशन भी है। दोनों मोशंस का कम्बिनेशन को हम बोलते हैं रोलिंग, प्योर रोलिंग है ये। ठीक है, सो इसमें जैसे कि बॉडी रोल कर रही है तो जो जिस एक्सिस के बॉडी वो रोल कर रही है वो एक्सिस भी मूव करती है आगे को। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में यदि मैंने यहाँ पे एक बॉडी बना दी तो ट्रांसलेशनल मोशन में मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ और मैं मान लो ये पॉइंट लेता हूँ और ये 4 पॉइंट मैंने ले लिए, तो ट्रांसलेशनल मोशन आगे को जाएंगे भी सारे, तो इन सब की वेलोसिटी v ही होगी मान लो। ठीक है, तो इसकी यदि v है तो इसकी भी v होगी, इसकी भी v होगी, है ना, और इसकी भी v ही होगी। सभी पॉइंट आगे को सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे बिकॉज लीनियर मोशन है। ठीक है, इसमें अब प्लस कर रहा हूँ मैं रोटेशनल, तो यदि बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, यदि ये बॉडी रोटेट कर रही है, देखो ये वाली ले ली मैंने बॉडी, यदि यही बॉडी रोटेट भी कर रही है तो इसमें
रोटेशनल भी है। रोटेशनल में यदि मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूँ, सपोज करो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, टेंजेंशियल वी। यहाँ पे क्या होगी, टेंजेंट ड्रा करो नीचे को वी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी ये, ठीक है। तो रोटेशन में सेंटर वाला पॉइंट, तो सेंटर वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये तो वहीं का वहीं है, तो वी यहाँ जीरो होगा, ये भी वी होगी। यहाँ पे पूछा किसी ने तो ऐसे जाएगा, टेंजेंट वी होगी। तो यदि मैं इसको कंबाइन करूँ तो मेरे पास अब रोलिंग बन गई, रोलिंग मोशन बन गई। तो आपकी जो बॉडी है बेसिकली वो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वाली देखो। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट का क्या होगा, ऐसे ये सिंपल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इसका क्या होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो ये v है और यहाँ भी v है, तो v प्लस v, तो ये पॉइंट आगे वो कितनी वेलोसिटी मूव करेगा, 2v से, दिस विल बी 2v, ठीक है। और सेंटर वाला देखो, सेंटर वाले की यहाँ कितनी थी, ये यहाँ तो v ही थी, यहाँ तो हर पॉइंट की v ही थी, तो v और ये प्लस 0, तो सेंटर वाले की v, ठीक है। और इस पॉइंट को देख लेते हैं, इस पॉइंट में ये राइट साइड को है, इसमें ये लेफ्ट साइड को है, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही हैं दोनों के, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ पे 0, ये इसको कैंसिल करेगी, ये इसको कैंसिल करेगी, ये वाली इसको कैंसिल कर देगी। और इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे ये देखो, ये आगे को है, इस पॉइंट को, ये आगे को है v और एक नीचे को है v, ये, ठीक है। सो इस पॉइंट पे जरा सा बना देता हूँ, ये v नीचे को, और ये तो एंगल के बीच क्या बना है 90, ये v, तो दो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं भाई, एक v है दूसरा भी v है, तो रिजल्टेंट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो होगी ऐसे, तो वो हो जाएगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लीजिए, v डैश इजिकल टू 90 डिग्री इंक्लाइन है, तो आंसर आता है √2v पैरेललोग्राम लॉ से। तो इस पॉइंट की भी मैंने आपको बता दी, कौन से पॉइंट की, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट की होगी ये, ठीक है। इतना आपको रोलिंग, प्योर रोलिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मतलब रोलिंग में इस पॉइंट की 2v, इस पॉइंट की v सेंटर वाले की, इस पॉइंट की 0, और यहाँ पे आएगा आंसर √2v, तो ये याद रखिए। अब क्वेश्चन पढ़ लो, आपका सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब इसमें देख लो कि यहाँ पे ये दी हुई है, तो बात कर रहा है आंसर में v की बात कर रहा है, और ये भी याद रखिए कि v इक्वल टू होता है ओमेगा r या r ओमेगा, ठीक है। सो यहाँ से v जो है आपका वो आ जाएगा, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं अभी, रोलिंग है, तो इधर इस फिगर को देखिए, ये वाला, तो यहाँ 2v, तो यहाँ पे आती है 2v, और ये दिया आपको 8, सो 2v इज इक्वल टू 8, सो v यहाँ से आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट बी की यदि स्पीड निकालनी है मुझसे, तो सेंटर वाले की देखो ये कितनी है, सेंटर ऑफ मास की v, तो यहाँ तो v है, तो इस किसी और की भी निकालनी हो ना, तो यहाँ अपने वेलोसिटी एट b होगा, सेंटर ऑफ मास की कितनी है v प्लस ओमेगा r, ये आएगा। तो आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू वी, तो वी है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ये आपका इन प्लेस ऑफ आर, ये r/2 है, यहाँ लिख दीजिए r/2, तो ये ओमेगा को ओमेगा रहने दो, तो बन गया वी प्लस ओमेगा आर, क्या बताया था मैंने, ओमेगा आर मैंने आपको बताया था वी, तो बन गया वी प्लस v/2, तो बन गया 3v/2, ठीक है। अब वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, से बन गया 3 × 4/2, से बन गया 12/2 मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड, तो पॉइंट बी की वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, तो ये था क्वेश्चन। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। पोलराइजेशन पे क्वेश्चन है अभी, पोलराइड का हम एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी भी करते हैं, तो बड़ा सिंपल तो नहीं है, थोड़ा लॉजिक पे क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं अब, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। बोला 2 पोलराइड्स हैं, ठीक है, दे आर अलाइंड सच वे दैट इंटेंसिटी इज 0, इसको बोलो क्रॉस्ड पोजीशन में। अभी मतलब बोलने का हो गया कि जैसे एक पोलराइड को सिंपल से बना देता हूँ, यहाँ पे मान लो ये एक पोलराइड है, ये है एक पोलराइड, ये है मान लो P1, ठीक है। तो क्रॉस पोजीशन में दूसरा है, तो दूसरा जो है बेसिकली वो ऐसे है, ऐसे है, इसकी जो ये ऑप्टिक एक्सिस है और इसकी जो एक्सिस ये दिख रही है, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो इससे जो यहाँ लाइट, यहाँ से लाइट पड़ी, मान लो इंटेंसिटी थी उसकी I, ठीक है, तो यहाँ क्या रह जाएगी I/2, ठीक है, I/2 ही रह जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वो हाफ कर देता है,
ठीक है, अब ये 90 डिग्री पे आ गए तो यहाँ इंटेंसिटी होगी 0। ठीक है, क्रॉस विशन में क्या रहती है 0। सो यहाँ कोई लाइट क्रॉस नहीं करेगी इससे, जब ये ऐसे होंगे 90 डिग्री पे, इनकी दोनों की ऑप्टिक एक्सिस 90 पे होती है, तो यहाँ नो लाइट विल क्रॉस थ्रू दिस पोलराइजर P2। ठीक है जी, इंटेंसिटी 0 है। तो ये पहली लाइन दी हुई थी, वो मैंने बता दिया। अब देखो क्या हुआ, पोलराइड P3, एक और पोलराइजर P3 इंसर्ट किया P1 और P2 के बीच। ये P2 होगा यहाँ, P1 और P2 के बीच हमने इंट्रोड्यूस कर दिया P3। ठीक है, तो P3 को यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सपोज करो वो किसी एंगल पे है, तो ये लाइन तो यहाँ आ रही थी, ये ऐसे कर दिया हमने इंट्रोड्यूस ऐसे। ठीक है, ये वाला है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये उसके साथ किया, मान लो इधर वाले के साथ ऐसे किया ऐसे, चलो ये ले लेते हैं। सो इसकी एक्सिस ये थी, ये वाली, तो ये देखो ये बना दी मैंने इधर। सो मान लो ये एंगल जो है था इसका, ये वाला, ये एंगल 45 डिग्री पे कर दिया मैंने इंट्रोड्यूस सपोज, या चलो जनरल एंगल लेना, चलो थीटा ले लो, थीटा पे कर दिया। ठीक है, सो दूसरे वाले का एंगल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना ऐसे करते हैं कि यहाँ इंट्रोड्यूस किया आपने इसको, जो तीसरा पोलराइड था P3, वो आपने थोड़ा सा 45 डिग्री, या चलो ऐसे ले लेते हैं कि ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया ये वाला, है ना। तो यदि उसका एंगल इस पोलराइड के साथ, ये जो इधर वाला है थीटा था, तो इसके साथ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये बनेगा। इसके साथ इसका एंगल थीटा है, तो आगे वाला एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, बिकॉज दोनों का सम जो है वो 90 है, बिकॉज ये और ये जो हैं वो राइट एंगल पे इंक्लाइन है, 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ हैं। इन दोनों एंगल्स का सम करोगे तो क्या आएगा 90। ठीक है, तो अब आपने एक पढ़ा है यहाँ पे कि कितनी लाइट की इंटेंसिटी यहाँ से क्रॉस होगी। अब यदि एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है ये, तो वो मेलस लॉ, यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से कितनी इंटेंसिटी होगी लाइट की, वो मेलस लॉ पढ़ा है आपने, सिंपल मेलस लॉ क्या बोलता है कि इंटेंसिटी यहाँ से होगी, आई डैश बोल देता हूँ, कितनी यहाँ इसके ऊपर पड़ रही थी I/2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगी। ठीक है, अब दूसरे वाले के साथ कितना, अब यहाँ से कितनी निकलेगी, यहाँ से चेक करो, तो बोल देते हैं आई डबल डैश, अगेन मेलस लॉ लगाइए। अब इसके ऊपर जो पड़ रही थी, इसके ऊपर वो पड़ रही थी ये आई डैश, आई डैश क्या था, चलो आई डैश लिख देते हैं पहले, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अब 90 माइनस थीटा है, सिंपल। तो यहाँ से आई डबल डैश क्या हो जाएगा, देखो आई डैश के वैल्यू पुट कर देते हैं, I/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगी इस P2 से। अब लेकिन वो कंडीशन बोल रहा है कि फाइनल ट्रांसमिटेड रे की इंटेंसिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इसमें फिर वो डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी इस इंटेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उस डिफ्रेंशिएशन को DI/dt को 0 करना पड़ेगा, और वहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसमें ऐसा लॉजिक लगाइए कि यहाँ देखो, यदि मैं इसको ओपन भी करता हूँ, यदि मैं इसको चलो मैथमेटिकली इसका कुछ मैं सॉल्व भी करता हूँ, तो सिंपली देखो क्या होने वाला है, I/= जो भी यहाँ है उसको ऐसे लिख दीजिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कॉस थीटा, चलो साइन को पहले लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आ जाएगा ये, देखो ये आ गया साइन 2 थीटा। ठीक है, अपॉन आ गया नीचे ये 4, यहाँ लिख देता हूँ 4 को, और इसका आ गया होल स्क्वायर, ये आने वाला है। देखो अब मेरे को आई मैक्सिमम चाहिए, कोई क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि बीच वाले पोलराइड को कितने एंगल पे मैं रखूँ कि यहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिट होगा अब P2 से, वो क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इसका मतलब यहाँ से जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही थी लाइट की, वो मैंने निकाल दिया I/, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो I/, वो मैक्सिमम डिमांड कर रहा है, तो I/, जो है वो मैक्सिमम होगा यदि साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा भाई, ये वाला। ठीक है, सो इसका मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, 2 थीटा, यहाँ पे 1 रहती है, और 1 कितने डिग्री पे होती है भाई, 90 डिग्री पे। सो 2 थीटा = क्या आ गया यहाँ से, 90 डिग्री। सो थीटा कितना आ गया यहाँ से, 90/2 45 डिग्री। तो दिस इज द आंसर, 45 डिग्री मीन्स π/4। सो ओ कहाँ गया, ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
लॉजिक पे था, थोड़ा मेलस लॉ पे भी था। सो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, लेकिन सिंपल से इसको ऐसे करना था आपको, ठीक है। सो ये थी इसकी एक्सिस ये वाली, और इसकी ये थी ये, और ये एंगल था यहाँ पे थीटा, ये बोला था मैं। तो इसके साथ जो बनेगा वो 90 माइनस थीटा ही बनेगा, ठीक है। सो यहाँ से सिंपली एंगल थीटा मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ से ट्रांसमिट हो, उसके लिए पोलराइजर P1 और P3 में क्या एंगल होना चाहिए, P1 और P3 में क्या एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये दिन के बीच 45 है, तो अगले दोनों के बीच भी 45 ही होगा, ठीक है। उससे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी आपको, ठीक है। सो ऑप्टिमल एंगल जिसको हम बोल सकते हैं वो 45 डिग्री ही होना चाहिए, बिकॉज जो इंटेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए P2 और P3 में। तो उसके लिए वैसे भी लॉजिक से ही एंगल जो है ऑप्टिमल एंगल शुड बी 45 डिग्री। सो ये था मेलस लॉ पे क्वेश्चन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे क्वेश्चन। सो ये तो हमने कर लिया, इसको देख लेते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लॉजिक पे, ये भी सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है देखो, ये दोनों कैपेसिटर भाई सीरीज़ में है, तो इनका इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सीरीज़ में क्या हो जाता है दोनों का, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, ठीक है। और फिर ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएंगे, तो इसको फिर C3 में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस, C इफेक्टिव, ये आ जाएगा, मतलब C बिटवीन A एंड B, ठीक है। ऐसे कर लो, CA भी कर लो, तो ये आएगा। बस इसका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया C1 प्लस C2, इसको 1 बोल दो, तो ऊपर आ जाएगा C1 C2 प्लस ये C3 है, और ये नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस C2, और इसको ओपन कर दो, उसे बन जाएगा C1 C2 प्लस C3 C2 को पहले लिख दो, C2 C3 प्लस C1 C3 अपॉन C1 प्लस C2। सो दिस वॉज वेरी सिंपल। ये दोनों सीरीज़ में, और इनका जो इफेक्टिव आएगा उसके C3 के साथ पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं। सो ये बन गया सिंपल क्वेश्चन, और आंसर आ गया इसका। दोनों कौन सा है, C1 C2 C2 C3 C1 C3 अपॉन ये। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये चलते हैं और एक और क्वेश्चन ग्रेविटेशन पे। देखो अभी इस क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम दी above the earth surface, ठीक है। r is the earth's radius, the minimum speed with which it must be projected so that it doesn't turn to earth. Object is kept at a distance 3r above the earth's surface. ओके, सो इसमें वही सिंपल जो आपका मिनिमम स्पीड विद विच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड डज नॉट टर्न टू अर्थ, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी पे आ गया भाई ये, सॉरी यार एस्केप वेलोसिटी पे आ गया सिंपल। तो ये आपकी अर्थ है, इससे आपने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 3r। सो यहाँ से यहाँ तक ये इस पॉइंट पे रखा है 3r डिस्टेंस पे यहाँ से। तो सेंटर रेडियस अर्थ का r है, तो सेंटर से हो जाएगा 4r, ठीक है। सो कितनी मिनिमम स्पीड दें, मतलब आपको ये पता है कि यहाँ पे जो इसको वर्क करना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वो कितना आएगा। तो वर्क का फॉर्मूला रहता था G(m)m अपॉन मास, इसका मान लेते हैं स्मॉल m में, जिस ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हैं, ये जो यहाँ है आपका, ठीक है। G(m)m अर्थ का मास पड़ा, कैपिटल M ले लेते हैं, यदि ये भी हुआ यहाँ पे। और सेंटर से यदि उसको हमने अर्थ सरफेस से करना है तो यहाँ आ जाएगा 3r, in place of r there is 3r, so that will be equal to half mv square मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वेलोसिटी होगी। सो यहाँ से m कैंसिल, सो v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gm अपॉन 3r, ठीक है। सो ये डिस्टेंस जो लेनी है आपने ना, अर्थ सरफेस से जब हम उसको अर्थ सरफेस से जब हम उसको इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, मींस अर्थ की ग्रेविटी से दूर ले जाते हैं,
तो फिर यहाँ से ये फॉर्मूला होता है, यहाँ आर आता है, मतलब डिस्टेंस हमेशा आपने सेंटर से देखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4r। ठीक है, सेंटर से कितना बनेगा इसका, जो मास यहाँ 3r डिस्टेंस पे है आर सरफेस से, सेंटर बनेगा 4r। तो यहाँ आ जाएगा 4, ये आ गया। तो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट gm/2r। सो ये आना इसका रूट gm/2r। जी है सिंपल। और देख लेते हैं अभी, और क्वेश्चन देखते हैं एक, देखिए बिल्कुल सिंपल पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिंपली रहता है आपका Q इंटू 2L, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहता है करंट इंटू एरिया I इंटू ए। सो ये Q मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला देखें यदि इसका, तो ये बन जाएगा 80 एम्पियर टाइम, और 2L का हो गया लेंथ अपॉन I का फिर एम्पियर हो गया, एरिया का हो गया L²। दिस इज एरिया, दिस इज एम्पियर। तो एक L कट गया यहाँ से, ए से ये कट गया, तो आ जाएगा आपका TL-1। तो TL-1 आएगा भी इसका, है ना। सो M0 L0 T1 L-1 और एम्पियर भी 0। क्या बोल रहा है ये, ML/T एम्पियर। ठीक है, तो आ जाएगा 0 0 1 -1 0 0 then PQRSR ratio of dimension ratio of electric dipole moment to magnetic moment MLT। देखो चेक करो, I एम्पियर, Q इक्वल टू AT, बिल्कुल ठीक है। L यहाँ L², एक L से L कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। TL T एक है, L ऊपर -1। सो यहाँ लिख रहा है MLTA MLT। अच्छा L यहाँ नहीं है, ठीक ठीक ठीक। चलो मैं 0 यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको L को पहले लिखिए, T बाद में A0। सो ये 0 -1 1 0 ये बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ देखो ना ये लिखा है MLT फिर A, तो ML को पहले लिखना है, मतलब T से पहले। सो 0 -1 1 0 0 -1 1 0, वो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था भाई, डायमेंशनल फॉर्मूले पे सिंपल था। ठीक है, सो ये तो हमने चलो कर लिया, यहाँ पे ऐड हो गया दोबारा ये। और ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ये देखो, सो ये भी मेरे को सिंपल ही लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है शायद। तो इसको देख लेते हैं भाई। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीडियम है रिलेटिव परमिशन, मतलब एप्सल आर दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर दिया हुआ है 1.0085। ठीक है जी, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर भी दिया हुआ है 10/π। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम। सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम क्या होता है, वो तो डिफेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो C/B, और C क्या होता है, C होता है 1 अपॉन, अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है EM वेव्स का, वहाँ से ये फॉर्मूला होता है C का। और V का क्या हो जाएगा, √1/μ/ε, है ना। ये वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए। ठीक है, अब इनको रीअरेंज कर दीजिए, तो ये बन गया μ/ε अपॉन μ0/ε √μ/μ0 क्या हो गया, μr हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी, और εr क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी। सो ये बन गया फॉर्मूला आपका क्वेश्चन करने के लिए। ओवरऑल बेसिकली पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो पूछा है, μr की वैल्यू पुट कर देते हैं। μr की वैल्यू है रिलेटिव परमेबिलिटी 10/π। तो भाई 10/π इंटू ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1/0.085 रूट, देख लेते हैं लगभग कितना आता है ये। सो ये बन गया भाई 22/7 को 3.14, और ये बन गया आपका, कितनी जीरो लगे यहाँ, 85/1000। 1000 चला गया ऊपर को, 85 रह गया नीचे। सो ये लगभग कितना आना चाहिए, 636 के आसपास आना चाहिए। देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन करते हैं थोड़ी। तो अप्रॉक्सीमेशन करना भी मुश्किल है यहाँ, बिकॉज ये 85 × 3 कर लेते हैं। चलो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, कितना आ गया ये
देखो ये यहाँ 10 के साथ कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई टोटल। तो ये तो सिंपली 10⁴ हो गया, 100 रूट अपॉन 85 इंटू 3 तो 15 25 256 के आसपास बनेगा। 256 मीन्स नीचे 256 के आसपास बन जाएगा ये, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ। तो ये अंडर रूट कर लो इसको, इसका हो गया डन 10⁻², और ये हो गया 16। तो ये बन गया 1000 अपॉन 100/16। 16 छिके 96, 16 16 16 6 96, तो लगभग लगभग ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक और देख लेते हैं, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये बोल रहा है कि R1 R2 तीनों ही R1 R2 R3 जो है 5 है यदि, और R4 यदि 10 है, तो ए और बी की भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए वो 6 ओम चाहिए। तो 6 ओम के लिए पहले को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आंसर भी फर्स्ट ही आ रहा है। सो ये तीनों यदि सीरीज़ में हैं तो ये 5 है भी 5 है भी 5 है, तो हो गया 15। और नीचे वाला 4 जो R4 जो 6 है, 15 और 4 जो है वो पैरेलल में आ गए भाई, ठीक है। तो 15 और 4 हो गए पैरेलल में, मतलब ये हो गया आपका रेड्यूस फिगर, ये ऐसे 15 और यहाँ आ गया 4। अब देख लो कितना आ गया 15, दिस इज़ 4 ओम, दिस इज़ 15। सो पैरेलल में ए और बी के बीच, और ए बी क्या हो जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, 15 × 4 15 आएगा ना, 15 अच्छा R4 10 है, 10 है ये 10, आंसर चाहिए 4, आंसर चाहिए 6। सो यहाँ पे 15 और 10 पैरेलल में, 15 × 10 अपॉन नीचे सम, तो बन गया 150, और ये बन गया 25, और ये बन गया 25 25 6 150। सो आर ए बी आ गया आपका 6, और ये 6 ही बोल रहा था, तो पहला ऑप्शन ही लग गया भाई, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को देख लो। अब ये क्या है, वो रहा है छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ये सिंपल सा। ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का 5 मीटर है, तो वर्क डन बाई फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा है, अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अप्लाइड फोर्स ने 5 मीटर धकेला उसको, ठीक है। सो वर्क क्या होता है फिर, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अप्लाइड फोर्स था आपका, इसके द्वारा किया गया वर्क पूछ रहा है, √2 × S5। सो FS cos थीटा होता है ना, ये आ गया cos थीटा। सो थीटा यहाँ कितना है 45 कर दीजिए। सो 102 × 5 × 1/√2, सो ये आ जाएगा 500 जूल वर्क करना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स को। इस फोर्स ने कितना वर्क किया इसको 5 मीटर डिस्प्लेस करने में। तो FS cos थीटा लगा दीजिए, की वैल्यू दी हुई है ये, थीटा दिया हुआ है 45, और S की वैल्यू दी है 5 मीटर ये। तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स विल बी 500 जूल। ओके देन